Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. This is Ayat Zohar Law Foundation channel. Viewers, today we are going to learn another section of Pakistan Penal Code 1860. The section number is 30 and the title of this section is Valuable Security. So viewers, what is valuable security according to Pakistan Penal Code? We are going to learn the definition of this section. The definition defines the words valuable security denote a document which is or purports to be a document whereby any legal right is created, extended, transferred, restricted, extinguished or released, or whereby any person acknowledged that he lies under legal liability or has not a certain legal right. वैल्यूएबल सिक्योरिटी की जो माना होती है वो ये है कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो वर्ड है ये एक अहम डॉक्यूमेंट है जो क्या करता है, लीगल राइट किसी भी बंदे का क्रिएट करता है, एक्सटेंड करता है, ट्रांसफ़र करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है, एक्सटिंग्विश्ड करता है, रिलीज़ करता है, और वो कोई बंदा कबूल करता है उस लीगल लायबिलिटी को जो उस राइट के तहत उस पे आयद होती है, या फिर वो उसको लीगल राइट जो है दिया गया इस वैल्यूएबल सिक्योरिटी के ज़रिए उसको ख़त्म करता है। सादा अल्फाज में ये है कि जो लीगल राइट है, इस वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो एक डॉक्यूमेंट है इसके तहत कायम किया गया, उस लीगल राइट को बढ़ाया गया या उसको मुंतकिल किया गया या मना किया गया या फिर ख़त्म कर दिया गया या फिर उसको जारी कर दिया गया या फिर उसको जो लीगल राइट किसी बंदे को दिया है उसको तस्लीम किया गया कि इस राइट के चलते हमारे ऊपर ये लीगल लायबिलिटी लगती है। अब वो कैसे, उसकी हम एक छोटी सी मिसाल समझेंगे। अब एग्रीमेंट कोई बंदा करे किसी बिज़नेस के हिसाब से किसी बंदे के साथ, एग्रीमेंट हो दो बंदों के बीच में, ए ने एग्रीमेंट की बी के साथ और ए ने बी को कहा कि मेरा एक प्लॉट है, ठीक है, मैं आपको एज ए एजेंट मुकर्रर करता हूँ कि आप उस प्लॉट को सेल करें, ठीक है। सादा मिसाल समझते हैं, ए जो कि ओनर है किसी प्रॉपर्टी का, उसने वो प्रॉपर्टी बी को रेंट पे दी, ठीक है। तो अब ये इसने क्या किया, ए ने प्रॉपर्टी जो इसको दी रेंट पे, यहाँ पे इसने लीगल राइट क्रिएट किया किसी बंदे का कि आप मेरी प्रॉपर्टी पे रह सकते हैं, कोई कारोबार कर सकते हैं या कोई खेत वगैरह है तो उसमें खेती बाड़ी कर सकते हैं। वो अपनी प्रॉपर्टी का उसको राइट क्रिएट करके दे रहा है। अब हम इसको समझते हैं एक्सटेंडेड को। एक्सटेंडेड कैसे होगा वो, कि ये प्रॉपर्टी उसने दी थी 1 ईयर के लिए, ठीक है। अब जब 1 ईयर कंप्लीट हो गया तो फिर इसको एक्सटेंड करके उसको 2 इयर्स कर दिया गया कि आप एक और साल भी यहाँ पे रह सकते हैं। यानी इस जो प्रॉपर्टी है उस ओनर की, उस पे आप अपना काम वगैरह या रिहाइश कुछ भी कर सकते हैं। ये हो गया लीगल राइट को एक्सटेंड करना। यहाँ पे ये राइट क्रिएट हुआ बी का और यहाँ पे ये ए ने बी का राइट एक्सटेंड कर दिया किया एक मुद्दत के लिए। और ये राइट अब जो प्रॉपर्टी उसके पास है उसकी पोजीशन में, बी के पोजीशन में जो प्रॉपर्टी है, अब इसकी दूसरी हम मिसाल लेते हैं।
कि ये क्रिएट हुआ राइट और इसमें ही उसको एक्सटेंड किया, किसने? ओनर ने। ठीक है, राइट क्रिएट हुआ, उसको एक्सटेंड किया। अब जो ये तीसरी बात इसमें लिखी गई है कि ट्रांसफ़र कैसे होगा। अब ये बंदा किसी काम से बाहर जा रहा है, आउट ऑफ कंट्री। ठीक है, ये आउट ऑफ कंट्री जा रहा है। तो अब जो इसकी प्रॉपर्टी है सी की पोजीशन में, ठीक है, ये दूसरी मिसाल है, सी की पोजीशन में जो इसकी प्रॉपर्टी है उसको ये पावर देता है बी को कि आप मेरा पावर ऑफ अटॉर्नी यूज़ करो मेरी जगह पे। यानी जो ये सी के पास प्रॉपर्टी है ए की, उस राइट को उसने ट्रांसफ़र किया। अब ये चाहता तो ये डायरेक्ट इससे ले सकता था, लेकिन ये बाहर जा रहा है तो ये अपना राइट जो है ना ट्रांसफ़र कर रहा है किसी दूसरे बंदे को, जिसको हम कह सकते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी। वो अब यूज़ करके वैसे ही ख्याल रख सकता है उसकी प्रॉपर्टी का, और जो उसमें वो लिखत वगैरह होगी वो कहलाएगी। जो ये डॉक्यूमेंट बनेगा, इन दोनों इस सारे जो प्रोसेस है इसका जो डॉक्यूमेंट बनेगा उसको कहेंगे वैल्यूएबल सिक्योरिटी। ठीक है, ट्रांसफर्ड। अब दूसरी इसमें ये बात कही गई है रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, अब ये डॉक्यूमेंट तो इसने तैयार करवा दिया, अपना पावर दूसरे बंदे को दे दिया। अब उसमें वो कुछ कंडीशंस डाल रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? कंडीशंस डाल रहा है कि मेरी जो ये प्रॉपर्टी है इसमें इसको भी इंस्ट्रक्शंस दे सकता है ये ओनर, और इस बी को भी दे सकता है। बी को ये दे सकता है कि आपने मेरी प्रॉपर्टी सेल नहीं करनी। ठीक है, ये हो गई कंडीशन, यानी उसको मना कर रहा है। ये रिस्ट्रिक्ट की माना क्या है? मना करना। तो इसको मना कर रहा है कि आपने मेरी प्रॉपर्टी की सेलिंग वगैरह नहीं करनी, और इसको कह रहा है कि आप जो आपकी पोजीशन में मेरी प्रॉपर्टी है आप उसका केयर करेंगे, ख्याल रखेंगे, और उसको वैसे ही रखेंगे जैसे मैंने आपको हैंड ओवर की है। अब ये जो सारी बातें मैंने आपसे कही, ये कि प्रॉपर्टी को ऐसे रखना है, ये करना है, वो करना है, वो कहाँ पे लिखा हुआ होगा? डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ होगा। तो उस डॉक्यूमेंट को हम कह सकते हैं वैल्यूएबल सिक्योरिटी। अब ये सारी जो मैंने मिसालें आपको दी, तो इसी मिसाल में से हम समझते हैं कि ये जब बंदा वापस आएगा, रिटर्न टू होम आएगा, तो ये बंदा एक्सटिंग्विश भी कर सकता है, ताकि वो जो राइट इसने इसको दिए, उसने उसको दिए, ये किया वो किया, ये सारे राइट्स ख़त्म भी कर सकता है। किसके ज़रिए? डॉक्यूमेंट के ज़रिए। ये जो सारा प्रोसेस होगा ना, कुछ भी होगा, ये लिखत में होगा, एक डॉक्यूमेंट की सूरत में होगा, और उसके ही ज़रिए उस राइट को वो ख़त्म भी कर सकता है, और उस राइट को वो रिलीज़ भी कर सकता है, या फिर कोई बंदा उस राइट को तस्लीम करे, कबूल करे, एडमिट करे कि ये राइट अगर इसके साथ कुछ भी हुआ, यानी इसने इस घर को या किसी प्रॉपर्टी को, इस ओनर की को नुकसान पहुंचाया, तो वो एडमिट कर सकता है कि मैं इस लीगल लायबिलिटी के ज़मरे में आता हूँ। यानी वो एक उस पर ज़िम्मेदारी आयद होगी, और वो कबूल भी करेगा कि मैं लीगल लायबिलिटी में आता हूँ, क्योंकि यहाँ पर लीगल राइट क्रिएट हुआ है। अगर उसकी वायलेशन होगी तो उस पर लीगल लायबिलिटी भी लगेगी। अब यहाँ तक तो ठीक था कि ये राइट क्रिएट हुए, एक्सटेंडेड हुए, ट्रांसफ़र हुए, रिस्ट्रिक्टेड हुए, एक्सटिंग्विश्ड हुए, रिलीज़ हुए, एक्नॉलेज हुए, लीगल लायबिलिटी भी लगी। अब ये सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, या फिर उस जो लीगल राइट उसको दिया गया था ये 2 साल के लिए, उस 2 साल को ख़त्म करने के लिए वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी एज अ डॉक्यूमेंट देगा कि मेरा अब कोई लीगल राइट नहीं रहा।
ये थी वो मिसाल जो मैंने क्रिएट की आपके सामने और आपको समझाया और इसको डिफ़ाइन भी किया। अब इसकी इलस्ट्रेशन को हम समझते हैं कि उसमें क्या बताता है कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या है। इलस्ट्रेशन है, A writes his name on the back of a bill of exchange as the effect of his endorsement is to transfer the right to the bill of any person who may become the lawful holder of it. The endorsement is the valuable security. अब जो A है वो अपना नाम लिखता है बिल ऑफ एक्सचेंज की बैक साइड पे और वो इंडोर्समेंट करता है, उसको ट्रांसफ़र करता है राइट बिल का किसी पर्सन को जो इसको लॉफुल होल्ड करेगा। अब जो ये इंडोर्समेंट है, ये सारा प्रोसेस जो उसने उसको थमा दी बिल ऑफ एक्सचेंज, वो इंडोर्समेंट वाला जो प्रोसेस है वो कहलाएगा वैल्यूएबल सिक्योरिटी बिकॉज इट इज़ इन द शेप ऑफ डॉक्यूमेंट। मूव टुवर्ड्स सेक्शन 31. The title of this section is a will. Now we learn the definition of this section is the words a will denote any testamentary document. इसको हम यहाँ तक समझते हैं कि will क्या होती है। will एक वसीयती दस्तावेज होता है। अब इसकी एक और वजाहत है, अ विल इज़ एन इंस्ट्रूमेंट बाय विच अ पर्सन मेक्स डिस्पोजिशन ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू टेक इफेक्ट ऑफ हिज डेथ। अब विल क्या है? वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो एक बंदा बनाता है अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोजिशन करने के लिए, जो इफ़ेक्ट में आती है उसके मरने के बाद। जो विल है किसी भी बंदे की, वो इफ़ेक्ट में तब आती है जब बंदा मर जाता है। और विल इस्लामिक लॉ के तहत वो 1/3 हो सकती है, उससे ज़्यादा तजावुज़ नहीं कर सकती। ये इतना ही इसका पार्ट रखा जा सकता है। अब विल क्यों बंदा बनाता है? ये बंदे के मरने के बाद 1/3 उसकी प्रॉपर्टी जो है वो डिस्पोज की जाती है, दी जाती है किसी को भी, चाहे वो बंदा मरने के बाद अपनी उस विल में ये शो कर दे कि मैं मर जाऊं और ये मेरी प्रॉपर्टी फ़लाँ ट्रस्टी को देनी है, फ़लाँ रिश्तेदार को देनी है, या फिर फ़लाँ मेरी औलाद को देनी है इनहेरिटेंस के अलावा, यानी जो उसकी वरासत में से उसको हिस्सा मिल रहा है उसके अलावा भी वो विल करता है कि मेरी जो ये प्रॉपर्टी है मेरे मरने के बाद मेरे इस औलाद को ज़्यादा मिले और इसको नहीं। तो वो भी हो सकता है, वो विल के अकॉर्डिंग है। लेकिन विल में शर्त ये भी होता है कि जो विल बनाई जाए उसमें सब एग्री हों, जो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं ना वो सारे एग्री हों। ये भी बात देखी जा सकती है ताकि हर किसी को पता हो कि इस बंदे ने विल बनाई है और हम सब इसकी उस विल पे मुत्तफिक हैं। तो ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो बंदे के मरने के बाद इफ़ेक्ट में लाई जा सकती है। ये एक वसीयती डॉक्यूमेंट होता है। और ये विल का जो वर्ड है ये आपको सेक्शन 467 में यूज़ होता हुआ मिलेगा और 477 जो पाकिस्तान पिनल कोड के ये 2 सेक्शन हैं इनमें आपको यूज़ होता हुआ मिलेगा। अब इसमें थोड़ा सा मैं इस सेक्शन का इंट्रो देती हूँ कि जो विल वाले डॉक्यूमेंट हैं, ये जो विल वाला इंस्ट्रूमेंट है, इसमें हेरा फेरी की जाए, यानी एक बंदे ने विल बनाई और दूसरे बंदे ने उसको चेंज किया, फर्जरी की, उस डॉक्यूमेंट्स को चेंज करके उस विल का वो जो एग्जैक्ट मतलब था, वो जो लिखा हुआ था वो चेंज कर दे। तो ये आपको इस सेक्शन 467 में यूज़ होता हुआ मिलेगा और 477 में भी।
ठीक है, तो ये जो है ना इस सेक्शन में यही इसका मतलब है कि विल को चेंज किया जाए, जो विल के डॉक्यूमेंट है ना उनको गुम किया जाए या चेंज किया जाए, मतलब डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है ना छेड़खानी की जाए। अनदर सेक्शन 32 of Pakistan Penal Code. This section's title is Words referring to acts include illegal omissions. The definition of this section is in every part of this code except where a contrary intention appears from the context, words which refer to actions done extend also to illegal omission. अब जहाँ कहीं भी वर्ड एक्स यूज़ हुआ होगा तो वहाँ पे इलीगल ओमिशन भी समझी जाएगी इस कोड के तहत। बट जहाँ पे कोई ऐसा वर्ड पर्टिकुलरली यूज़ हुआ हो, इंटेंशन शो कर रहा हो इस वर्ड के अलावा इलीगल ओमिशन का, तो उसको वैसा ही समझा जाएगा। अब ये वर्ड जो है एक्ट्स डन जो हैं वो उसका स्कोप जो है ना बढ़ा के इलीगल ओमिशन भी समझा जाएगा सेक्शन 32 के मुताबिक। अब इलीगल ओमिशन क्या है? इलीगल ओमिशन ये है कि कोई बंदा बाउंड टू ड्यूटी हो बट वो नोइंगली वो काम परफॉर्म ना करे, कोई एक्ट ना करे, जानबूझ के उस काम को छोड़ दे यानी स्किप कर दे, तो उसको कहेंगे हम इलीगल ओमिशन। सादा मतलब ये है कि जहाँ पे भी एक्ट्स का जिक्र होगा ना कि ये कोई क्रिमिनल एक्ट हुआ या कुछ भी, तो वहाँ पे ओमिशन जो इलीगल ओमिशन है वो भी अंडरस्टूड समझी जाएगी। अदरवाइज़ उसका कोई बरअक्स यानी कॉन्ट्ररी या मसले वाला कोई इंटेंशन ज़ाहिर ना हुआ हो, इस कोड के अंदर यूज़ हुआ ना हो, तो इसमें जब भी एक्ट्स यूज़ होगा तो वहाँ पे अंडरस्टूड है कि इलीगल ओमिशन भी हो सकती है और ये समझा जाएगा कि इलीगल ओमिशन भी है एज ए यूसेज में। नाउ सेक्शन 33 एक्ट्स ओमिशन। द वर्ड एक्ट्स denotes as well a series of acts is a single act। अब जो वर्ड है एक्ट उसको ऐसा समझा जाएगा कि उसमें भले ही सीरीज़ ऑफ एक्ट्स हो लेकिन फिर भी उसको सिंगल एक्ट समझा जाएगा। फॉर सपोज़ अगर कोई बंदा कहीं पे चोरी करने गया और वहीं पे चोरी के साथ किसी का उसने मर्डर भी किया, चोरी की, मर्डर की, ट्रेसपास की, तो इसको एक्ट सिंगल ही कंसीडर किया जाएगा। वो बात अलग है कि उसके एक्ट जो है उसकी अलग अलग सज़ा हो सकती है। जैसे उसने चोरी की उसकी सज़ा हो सकती है, उसने मर्डर किया उसकी सज़ा होगी उसको, और जो उसने ट्रेसपास किया है उसकी सज़ा होगी। ठीक है, अगर वहाँ पे वो हाथापाई करता है और किसी को मतलब इंजरी कॉज करता है तो भी उसको सिंगल एक्ट कॉज किया जाएगा और उसको उस एक्ट्स की सज़ा दी जाएगी। यानी एक ही चीज़ में उसने सीरीज़ ऑफ एक्ट्स परफॉर्म किए तो उसको सिंगल एक्ट ही समझा जाएगा। मतलब इसका सादा ये है कि सीरीज़ ऑफ एक्ट्स हों तो भी उसको एक सिंगल एक्ट कंसीडर किया जाएगा। अब जो वर्ड ओमिशन है, द वर्ड ओमिशन डिनोट्स एज वेल अ सीरीज़ ऑफ ओमिशंस इज़ अ सिंगल ओमिशन। वैसे ही जैसे यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि एक्ट ज़्यादा हों परफॉर्म किए हैं तो भी उसको सिंगल एक्ट समझा जाएगा, वैसे ही ओमिशन जो है लापरवाही हम कह सकते हैं, या जो बंदा ड्यूटी बाउंड टू ड्यूटी है उसने अपना वो काम सही से नहीं किया, तो उस चाहे वो एक काम हो या फिर उसी मौके पे उसने 4, 8, 7 जो भी मतलब सीरीज़ एक क्रिएट कर दी ओमिशंस की, तो भी उसको सिंगल ओमिशन समझा जाएगा। सेक्शन 34 of Pakistan Penal Code is said. The title of this section is Acts done by several persons in furtherance of common intention. Section is when a criminal act done
बाय अ सेवरल पर्सन्स। अब इसको हम यहीं तक समझते हैं। जब कोई भी क्रिमिनल एक्ट किया जाए कुछ लोगों से, मतलब वो कुछ बंदे कोई क्रिमिनल एक्ट परफॉर्म करें इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, उसमें सबकी कॉमन इंटेंशन हो, जो सारे बंदे हैं, सेवरल जो पर्सन यहाँ पे डिफाइन किया गया है, उसमें उन सब की जो कॉमन इंटेंशन हो वो सेम हो और उसको कंप्लीट करने के लिए वो एक्ट करें। ईच ऑफ सच पर्सन इज़ लायबल फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ़ इट वर डन बाय हिम अलोन। अब उसमें से कोई भी बंदा कोई काम करे, वो एक्ट परफॉर्म करे, या फिर सारे मिलके वो परफॉर्म करें, या फिर उनमें से ये हो सकता है कि एक ने वो परफॉर्म नहीं किया, बाकियों ने किया, तो भी वो लायबल होगा और ऐसा समझा जाएगा कि उसने वो काम खुद अकेले किया है। अब कैसे, वो हम इसके जब एलिमेंट्स पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे ये लायबल होंगे। कोई काम वगैरह करे, क्रिमिनल एक्ट परफॉर्म करे, तो सारे कैसे लायबल हो सकते हैं। सारे इसीलिए लायबल होंगे क्योंकि उनकी कॉमन इंटेंशन सेम थी, उसमें कोई चेंज नहीं था। यानी जो उन्होंने कहा या क्रिमिनल एक्ट किया, उसमें सारों की सोच यही थी कि हम इसको ऐसे ही तश्कील देंगे या फिर इसको कंप्लीट करेंगे, और वो सारे वैसे ही लायबल होंगे जो भी पर्सन है उनमें से, जैसे उसने एक एक्ट जो है खुद अकेले परफॉर्म किया हो। अब इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं सेक्शन 34 के, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर, इसकी कॉमन इंटेंशन की वजह से, और ये ज़्यादा यूसेज में भी होता है, तो मैंने सोचा कि इसके जो है ना इंग्रेडिएंट्स जो है मैं आपको बता दूं। अब जो ये कॉमन इंटेंशन वाला सेक्शन है, जिसको कॉमन इंटेंशन को कंप्लीट करने के लिए उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, उसमें फर्स्ट तो वो क्रिमिनल एक्ट डन हो, और दूसरा उसमें सेवरल पर्सन जो मैंने डिफ़ाइन किया डेफिनेशन में, वो 2 हों या फिर 2 से ज़्यादा हों। ठीक है, अब ये 2 हों या 2 से ज़्यादा हों, उनकी इंटेंशन क्या हो कि, यहाँ पे सॉरी मुझसे गलती हो गई है, उनकी इंटेंशन सेम हो, चेंज ना हो। यानी ये जो 2 हैं या 2 से ज़्यादा लोग हैं, उनका एक ही मकसद हो कि हम ये काम क्रिमिनल जो एक्ट है वो ऐसे ही करेंगे जैसे हमने तय किया है, और इसमें ये प्री मेडिएशन होती है या फिर प्री प्लान्ड होता है। अब इसके डिफ़ाइन करने से ही ज़ाहिर होता है कि ये जो 2 लोग हैं या 2 से ज़्यादा हैं क्रिमिनल एक्ट परफॉर्म करेंगे। अब ऐसे अचानक तो नहीं आएंगे ना, तो वो पहले क्या करेंगे, प्री प्लान करेंगे, मेडिएशन करेंगे। ठीक है, उसमें जो इसका 5th इंग्रेडिएंट है वो ये है कि पार्टी जो है ना प्ले करेगी एक्ट या ओमिशन। ठीक है, पार्टी प्ले करेगी, जो भी वो ये जो बंदे हैं, ये सेवरल पर्सन, वो ज़रूर उसको प्ले करेगा, यानी परफॉर्म इसको करेगा एक्ट को। फिर चाहे वो थोड़ा करे, ज़्यादा करे, लेकिन वो उसकी कॉमन इंटेंशन है ना भी करे तो भी इसको ऐसा ही समझा जाएगा कि उसने प्ले किया, और वो उसी सज़ा का मुर्तकिब होगा जैसे बाकी होंगे।
अब इसको क्या है इस सेक्शन का? इस सेक्शन का स्कोप ये है कि दिस सेक्शन डील्स विद द डूइंग ऑफ सेपरेट सिमिलर ड्राइव्स आर several persons. If all are done in the furtherance of a common intention, each person is liable for result of all of them as they had done them himself. ऐसा समझा गया है कि वो जो उसने उस several person ने काम किया है common intention को complete करने के लिए, तो उसमें से हर कोई बंदा ऐसा ही liable होगा, उसकी result जो भी एक्ट की निकलेगी जैसे उसने एक अकेले ने किया है, या फिर हम इसको दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि ये जो सेक्शन है, दिस सेक्शन डील्स विद जॉइंट और कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी ऑफ ऑफेंडर। अब जो ऑफेंडर है ना, ऑफेंडर्स होते हैं वो जॉइंट लायबिलिटी या कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी में लायबल होते हैं पनिशमेंट के तौर पे। ये था सेक्शन 34, acts done by several person in furtherance of common intention. Now we move towards the another section. I have to change the page. The section 35. अब 34 और 35 में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन इसको समझना हमारे लिए ज़रूरी है। अब इस सेक्शन का जो टाइटल है, When such an act is criminal by reason of its being done with the criminal knowledge or intention। अब इसमें ये कह रहा है डेफिनेशन, इसकी बात भी हम पढ़ते हैं, पहले इसकी जो टाइटल है उसको हम समझते हैं। इसमें ये कह रहा है कि जब भी कोई एक्ट क्रिमिनल डन हो और वो ये ही मतलब हो जो एक्ट हुआ है यानी होने वाला है, तो उसकी जो इल्म हो ना, वो उससे ये पता चलता हो कि ये फौजदारी काम हो सकता है, यानी इसमें कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो सकती है और उसमें वो इंटेंशन ज़ाहिर हो कि ये फौजदारी, अगर जो हम बंदे इकट्ठे हुए हैं, जो सिविल पर्सन मैंने बताया आपको, वो सिविल पर्सन इकट्ठे हुए हैं और वो ये समझ सकते हैं कि इसके जो हमारा इकट्ठा होना हुआ है तो इसमें कोई एक क्रिमिनल काम हो सकता है और बंदों को इंटेंशन हो, पूरी नॉलेज हो उस एक्ट की। नाउ द डेफिनेशन इज whenever an act which is criminal only by reason of its being with a criminal knowledge or intention done by several person, each of such persons who joins in the act with such knowledge or intention is liable for the act in the same manner as if the act were done by him alone with that knowledge or intention। मतलब इसका सीधा सीधा ये है कि जब भी कोई एक्ट हुआ हो और उसमें से ये ज़ाहिर हुआ हो कि ये जो एक्ट है ये क्रिमिनल है अपने रीज़न्स के हिसाब से, और ये उन बंदों को नॉलेज हो, उनके इंटेंशन में आ जाए कि ये पहले से ही क्रिमिनल एक्ट है, लेकिन वो फिर भी उस काम को करें, तो वो बंदे जो हैं लायबल हैं उस एक्ट के, ऐसे ही जैसे वो काम उन्होंने खुद अकेले किया है पूरी नॉलेज और इंटेंशन के साथ। मतलब यही है कि बंदे को नॉलेज में हो कि जो हम काम करने जा रहे हैं वो क्रिमिनल है, और उनके इंटेंशन में पूरी नॉलेज हो, उनका इंटेंशन ज़ाहिर हो कि ये क्रिमिनल है, फिर भी वो काम करें तो और उसको ज्वाइन करें उस एक्ट को पूरी इंटेंशन और नॉलेज के साथ, तो वो भी वैसे ही लायबल होंगे पनिशमेंट के जैसे उसने वो जो बंदे हैं अलग परफॉर्म किया हो वो काम। नाउ सेक्शन 36, द टाइटल ऑफ द सेक्शन 36 इज इफेक्ट काज पार्टली बाय एक्ट और पार्टली बाय ओमिशन। Whenever the causing of a certain effect or an attempt to cause that effect by an act or by an omission is an offense, it is to be understood that the causing of that effect partly by an act or partly by an omission is the same offense। अब जब भी कोई ऐसा इफ़ेक्ट
आए, यानी किसी को काज किया जाए या उसकी कोशिश की जाए कोई इफ़ेक्ट किसी को काज करने की, तो उस एक्ट का जो हुआ हो तो वो आधा जो है ना एक्ट हो और उसमें ओमिशन भी हो, ऑफेंस के वो जो ऑफेंस हुआ है उसमें एक्ट भी हो कुछ और कुछ ओमिशन भी हो, तो उसको यही समझा जाएगा कि जो काज हुआ है, इफ़ेक्ट काज हुआ है, उसको पार्टली जो है एक्ट है और पार्टली ओमिशन है, वो सेम ऑफेंस हो गए, यानी चेंज नहीं होगा कि उसमें ये आधी ओमिशन है तो आधी वो एक्ट है, तो उसको सेम ऑफेंस समझा जाएगा। ये एक्ट ओमिशन वगैरह चेंज नहीं होंगे, उसको सेम ही ऑफेंस समझा जाएगा, किसी को भी वो इफ़ेक्ट काज हुई हो या फिर अटेम्प्ट की गई हो इफ़ेक्ट काज करने की। The illustration of this section 36 is A intentionally causes Z's death partly by illegal omitting to give Z food, partly by beating Z. A has committed murder. अब जो A है उसने काज की Z की डेथ, किस वजह से? उसने इलीगल ओमिशन भी काज की कि उसको खाना नहीं दिया, और उसने एक्ट जो परफॉर्म किया वो था मारना, उसको पीटना, ठीक है। तो ए ने मर्डर उसका काज किया, यानी जो ए ने जी का मर्डर किया वो कुछ हिस्सा उसका इलीगल ओमिशन था और कुछ हिस्सा उसका एक्ट था। तो ये इसकी इलिस्ट्रेशन है, यानी उसने ओमिशन भी की और एक्ट भी परफॉर्म किया। अब इसको जो मर्डर काज हुआ है उसको सेम ही ऑफेंस समझा जाएगा, ना कि कुछ और समझा जाएगा, ठीक है। नाउ सेक्शन 37, द टाइटल ऑफ द सेक्शन इज कोऑपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट्स कंस्टिट्यूइंग एन ऑफेंस। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय मीन्स ऑफ सेवरल एक्ट्स, whoever intentionally cooperates in the commission of that offense by doing any one of those acts, either singly or jointly with any other person, commits that offense. अब जब भी कोई ऑफेंस कमिट किया जाए किसी भी सेवरल एक्ट्स के तहत, अब जो कोई भी जानबूझ के उसको कोऑपरेट करेगा, यानी उसका मुआविन, यानी उसको मदद फराहम करेगा या उसमें जुड़ जाएगा उस ऑफेंस को कमिट करने के लिए, तो उसमें एक हो या उसमें उसने एक भी एक्ट परफॉर्म किया, चाहे वो एक ही हो या फिर उसने मिल के उस पर्सन के लिए उसका साथ दे के उस पर्सन को ऑफेंस कमिट किया, तो उसको कोऑपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट्स कंसिडरिंग ऑफेंस समझा जाएगा। अब इसकी इलिस्ट्रेशन क्या है ये हम समझते हैं कि ए एंड बी एग्रीज टू मर्डर जी by several and at different times, giving him small doses of poison. Now A and B agreed with intended murder. अब जो A है और B वो एग्री होते हैं कि Z को हम मारेंगे कितने ही टाइम उसको स्मॉल डोजेस जहर दे के। अब A ने सोचा कि मैं उसको मारूंगा, तो B ने भी उसका साथ दिया कि हम इसको जो है ना स्मॉल डोजेस, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वो एक काम परफॉर्म करे या फिर उससे ज़्यादा करे, लेकिन आप उसको कोऑपरेट कर रहे हो, तो उसको समझा जाएगा कोऑपरेशन ऑफ डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट्स। तो उसको स्मॉल डोजेस जो दिए जा रहे हैं, तो अब उससे क्या होगा, ए और बी जो है ना वो जानते हुए एग्रीड हैं मर्डर करने के लिए। नाउ ए एंड बी कोऑपरेट्स एंड कमीशन ऑफ ऑफेंस, और वो ऑफेंस एडमिट भी होता है और वो कमेंट जो करते हैं ऑफेंस जानबूझ के जी का। सो थैंक यू सो मच व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़। आप नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फर्दर जो सेक्शन है हमारे वो सिखाऊंगी, मीन्स जो हमने सीखा है वो नॉलेज अब तक पहुंचाई जाएगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका हामी और नासिर। अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।